कंफ्यूज होते होंगे सर, इस 4 मंथ के अंदर में क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अलग अलग टाइप के स्टूडेंट है, अलग अलग प्रिपरेशन होगी। सिंपल सी बात है, यदि अपने हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये आपस में इक्वल नहीं है। सिमिलरली सबकी प्रिपरेशन भी अलग अलग टाइप की रहती है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ 1 ईयर से कर रहे होंगे, कुछ 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो ये बोलना चाहूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन किसी और के साथ कंपेयर ना करें। अपना जो टाइम है, ये मत सोचें कि टाइम कम है, नहीं कर पाऊंगा। आप ये सोचिए, ये जो 4 मंथ है, इसी के अंदर में मुझे अच्छा परफॉर्म करना, अच्छे प्रिपरेशन करना, एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। और हो सकता है लोग लेके आए हैं। ये कभी मत सोचिए कि किसी ने 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, उन्होंने 2 साल से प्रिपरेशन किया, उनका अच्छा हो सकता है। लेकिन उनका अच्छा हो रहा है इसलिए आपका अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको ये कंपटीशन अपने आप से रखना है। कुछ लोग कोर्स खत्म हो गए होंगे, कुछ लोग कोर्स खत्म करने में लगे होंगे कि जल्दी से जल्दी कोर्स को खत्म करके टेस्ट वगैरह भी देना है। तो बच्चों, आज इसी चीज को लेके आया हूं कि लास्ट 4 मंथ में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को टेस्ट सीरीज को लेकर होता है, उसको उसके लिए भी एक रोड मैप लेके आया हूं कि बेस्ट रोड मैप क्या हो सकता है टेस्ट सीरीज के लिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो टॉपर्स को देखा है इन 18 सालों के अंदर में, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, लगे रहना, जैसे मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, लास्ट तक लगे रहना, चाहे जो भी कुछ हो। तो बच्चों, एक चीज मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो पहला कंफ्यूजन होता है, सर कब तक सिलेबस में खत्म कर लूं, या सर मेरे 10 ही पेपर हो पाएंगे नवंबर तक। तो बच्चों, यदि आपका नवंबर तक 10 पेपर हो जा रहा है, मतलब 10 सब्जेक्ट आप तैयार कर पा रहे हैं एक अच्छे लेवल पे, तो एक या दो आपका छूट भी रहा है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। उसको धीरे धीरे आगे 2 महीने बचेंगे उसमें कर लीजिएगा। नहीं हो पाता तो छोड़ देना। 10 पे कंसंट्रेट करिए, अच्छे से कंसंट्रेट करिए। नहीं तो उन 2 के चक्कर में 10 में प्रिपरेशन कम हो जाएगी और फिर आपका रैंक कहीं ना कहीं फिसल जाएगा। 10 पेपर यदि आपने अच्छे लेवल पे तैयार कर लिया, मैथ्स और एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग, तो आप एक अच्छी रैंक बिल्कुल प्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों। तो इसलिए बिल्कुल घबराइए नहीं कि ठीक है, ये टेक्निकल एग्जाम है, कितने मार्क्स आएंगे कि आपका एक अच्छा रैंक प्रोड्यूस हो सकता है, वो भी मैं भी डिस्कस करता हूं बच्चों। तो पहला तो स्टेप ये है बच्चों की सही टाइम में अपना सिलेबस कवर कर लिया जाए। और वो सिलेबस कवर करने के लिए हमारे हिसाब से जो बेस्ट मंथ रहता है, वो नवंबर लास्ट तक कोशिश करिए कि आपका सिलेबस मैक्सिमम, या बोल सकते हैं कि 10 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाए। टारगेट रखिए। तो अक्टूबर, अभी नवंबर, 2 महीने बचे हैं अभी आपके पास में। 2 महीने बफर में हैं अभी, उसमें भी आप एक आध सब्जेक्ट और कवर कर सकते हैं, बाई चांस छूट गया है तो। लेकिन सर, सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन कितना बन रहा है या कितना मैं कर पाऊंगा, ये कैसे पता चलेगा? तो बच्चों, मैं पहले भी कई बार आपको बोल चुका हूं, सिर्फ सब्जेक्ट कंप्लीट करना आपका सक्सेस का पैमाना नहीं है। सक्सेस का जो पैमाना है, उसको आप कई पार्ट में डिवाइड करिए। सब्जेक्ट कंप्लीशन जो आपने किया है, ये सारे टॉपिक्स, सारे कंसेप्ट जो आपने पढ़ लिया है, वो आपका 50% है। उसके बाद जो प्रीवियस के क्वेश्चंस बनाइए, कम से कम 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, हर सब्जेक्ट का बनाइए। 100% नहीं बना रहा पर नो इशू, 80% 90% टारगेट करिए, आपसे चीजें बन जाए, मीन्स कवर हो जाए। पीआईक्यू इंपॉर्टेंट है, उससे ही आपको पता चलेगा गेट में किस पैटर्न पे एग्जाम्स आ रहे हैं। उसी हिसाब से फिर अपने आपको आप अपने प्लान को आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इसी टाइप से हमें अपने आप को ढालना है। क्योंकि जब तक आप पैटर्न में नहीं आएंगे, तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए पीआईक्यू बोला जाता है, हर कोई सिंगर बोलता है पीआईक्यू सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए। पीआईक्यू आपको जो हेल्प करेगा बेटा, वो आपको मान के चलिए 25-30%। 50% हो गया आपका सब्जेक्ट कंप्लीशन, उसके बाद पीआईक्यू, उसके बाद टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस की है बच्चों। और लोग सब्जेक्ट तो कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, पीआईक्यू भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं, और टेस्ट देते टाइम में पता नहीं उनको क्या हो जाता है,
या तो गिव अप करने के बारे में सोचने लगते हैं, या उनको लगता है कि इस साल तो अब नहीं हो पाएगा, अगले साल देखेंगे। ठीक है, गिव अप करना छोड़ देते हैं। टेस्ट देने से लोग घबराते हैं, बट ऑब्वियसली हर कोई घबराता है, नेचुरल सा प्रोसेस है। लेकिन बच्चों, फिर से मैं बोल रहा हूं कि टेस्ट सीरीज ही सक्सेस की है। इसलिए उसका वेटेज कम मत करिए अपनी लाइफ से। इस प्रिपरेशन को अच्छा करना है तो टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज से ही आपको अपना वीकेंड पॉइंट पता चलेगा। टेस्ट सीरीज से ही आप अपने 3 आवर्स जो एक्चुअल एग्जाम में आप देने वाले हैं, उसको कैसे हैंडल करना, उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, प्रेशर कैसे हैंडल कर पाओगे 3 घंटे के अंदर में। तो अभी जो टेस्ट आप लिखेंगे, उसी से आपका टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलमेंट, नॉलेज इंक्रीज होगा। जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उसको आप अप्लाई कर पाएंगे नए क्वेश्चन पर। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, और जनवरी आते आते तक आपको खुद पता चल जाएगा, यार मेरा तो गेट में रैंक अच्छा आने वाला है। यदि आप कंसिस्टेंट मार्क्स लाते हैं गेट के, मतलब टेस्ट सीरीज के अंदर में, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं कि इसका टेस्ट आपने लिया है। जो आपके स्टैंडर्ड टेस्ट हैं, 2 टेस्ट आप ले लीजिए और उसको प्रॉपर्ली आप देते रहिए। तो टेस्ट सीरीज के बारे में जस्ट ज्यादा मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहीं पे बच्चे क्या करते हैं, चीजों को छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहला पॉइंट यहां पर है, टेस्ट सीरीज जब भी आप ले रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा चूज द राइट टेस्ट सीरीज। सर, राइट टेस्ट सीरीज किसको बोलते हैं? बच्चों, यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, कोचिंग वाले या कोचिंग जो चला रहे हैं, हर कोई अपना प्रचार ज्यादा करेगा। हर कोई ये कोशिश करेगा, बताएगा आपको, भाई मेरा ही टेस्ट परफेक्ट है, आप इसी को दीजिए तभी आपका गेट में आएगा। यदि आपने मेरा टेस्ट नहीं दिया तो आपका गेट में रैंक नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों एक चीज इस प्रेशर में बिल्कुल मत आइए। ठीक है, किसका ज्वाइन करो, उसका ज्वाइन करें, ये सीनियर बोल रहा है इसका करो, वो सीनियर बोल रहा है उसका करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्टैंडर्ड आपको लगता है, जो ज्यादा लोग देते हैं, 2 टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए। वो सीनियर्स तो आपको बता ही रहे होंगे। किसी कारण से आपको लग रहा है यार ये टेस्ट में नहीं ज्वाइन कर पाया हूं, जो हमारे सीनियर्स बोल रहे हैं, तो भी घबराने की जरूरत नहीं। और 2 टेस्ट सीरीज ही आपके लिए सफिशियंट है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखिए, टेस्ट सीरीज ऐसा होना चाहिए, जो मैं अपने बच्चों को बोलता हूं, जिसमें आपके इजी क्वेश्चंस भी हो, मिडिल लेवल के क्वेश्चन भी हो, और डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चंस हो। ठीक है, इसको राइट टेस्ट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, यदि पूरा पेपर ही टफ आ रहा है कंटिन्यूसली, तो भी आपकी प्रिपरेशन बिगड़ सकती है, क्योंकि आपका बेस व्यू अच्छा होना जरूरी है। तो पता क्या चलेगा कि आपका टेस्ट काफी डिफिकल्ट आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जो एमटेक में पढ़े रहते हैं, उस क्वेश्चन को डाल देते हैं, एमआईटी का क्वेश्चन डाल देते हैं, टॉप लेवल का टेस्ट सीरीज है, ऐसा लोग करते हैं। इसलिए कि कुछ बच्चे जो दूसरी कोचिंग पढ़ रहे हैं वो डिमोटिवेट हो, वो हमारे पास आके ज्वाइन करे। ये मार्केट का एक स्टाइल होता है, इन सब चीजों में नहीं फंसना है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने देखा कुछ बच्चे हमारे पास थे जो इन सब चीजों में फंसे, और रैंक फिसल गई, 1500 1600 हो गई। नहीं फंसना है इन सब चीजों में। जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें यह ध्यान रखिए, इजी लेवल, मिडिल लेवल और टफ लेवल के कुछ पोर्शन होने चाहिए। जो गेट का पेपर है, आप मेरी बातों पे मत जाइए। गेट का जो पेपर है, अब लास्ट ईयर के इजी पेपर आ गया, लोग नहीं कर पाए। ठीक है, तो लास्ट ईयर के जो पेपर है 23, 22, 21, उनको देख लीजिए, उस पैटर्न में टेस्ट होना चाहिए। लेकिन अब देखो गेट में क्या होता है, साल में एक पेपर बनता है, लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपके 50-60 टेस्ट होते हैं। तो उस लेवल पे सारे पेपर्स बना पाना तो मुश्किल होता है हर कोचिंग वालों के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप 2 टेस्ट ले लीजिए, प्रॉपरली दीजिए उनको, और उसी पे आप अपने आप को एनालाइज करते रहिए। तो मैंने बता दिया कि ड्राइव टेस्ट सीरीज का मतलब कि तीनों लेवल होना चाहिए आपके टेस्ट सीरीज के अंदर में। कोई भी 2 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ का ले रहे हैं। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट यहां पर है, टेस्ट सीरीज आपके पास में है तो आपको क्रिएट ए शेड्यूल फॉर टेस्ट सीरीज। जिस तरीके से अपना टाइम टेबल आप बनाते हैं सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए, सिमिलरली जितने भी टेस्ट आपने लिए, 2 टेस्ट या 3 टेस्ट आपने लिए, एक शेड्यूल जरूर बनाइए। जो टॉपर्स होते हैं शेड्यूल बना लेते हैं यार,
अब देखिए, मैं क्या बोलता हूं अपने बच्चों को, भाई कोशिश करो कि नवंबर लास्ट तक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मिक्स वाइज जो सब्जेक्ट है उनके टेस्ट कंप्लीट कर लो, या कुछ बच गए चल जाएगा। 80% कोशिश करो खत्म हो जाए। जो कि मैं ये बोलूंगा, दिसंबर से आप भी मॉक टेस्ट में चले जाओ। यदि आपका सिलेबस लेट कंप्लीट हो रहा है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं, आप 10 दिन और आगे बढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मॉक टेस्ट कोशिश करिए 10 दिसंबर से देना स्टार्ट कर दीजिए, रुकिए मत। ठीक है, इसलिए एक शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। नहीं तो अचानक से आप टेस्ट सीरीज ओपन करोगे, उसमें आपको बहुत सारे पेपर दिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप मैनेज नहीं कर पाओगे, आप पैसे खर्च करने के बावजूद भी चीजों को यूज नहीं कर पाएंगे। चीजों को यूज करना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिए। और अभी यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज तो भी कोई बुरा नहीं है, कर देते आ रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ट्राई करिए कि अभी से यदि स्टार्ट कर रहे हैं तो हर दूसरे दिन टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सीधा मॉक टेस्ट में घुस जाते हैं और नंबर कम आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक टेस्ट देते ही नहीं है। जैसे होता नहीं कि हम जिम में जाते हैं और ट्रेनर वहां पे हमारा कुछ ज्यादा ट्रेनिंग करवा देता है, तो हमारे हाथ में पैर में बहुत दर्द होने लगता है, फिर हम जिम 15 दिन जाते नहीं, उसके बाद आलस आ जाता है, फिर पैसा देने के बावजूद भी हम वहां पे नहीं जाते हैं। वैसे यहाँ पर भी सेम कहानी है, पैसे आप खर्च कर चुके हैं लेकिन तब भी आप उसको यूज नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि आपको डर लग चुका है, इसलिए शेड्यूल रहेगा। और शेड्यूल में हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है, एकदम डिफिकल्ट से स्टार्ट मत करिए, स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। आप टॉपिक वाइज दीजिए, तो उसके बाद सब्जेक्ट वाइज में जाइए, उसके बाद ही आप क्या करिए, यहां पर मॉक टेस्ट के अंदर में जाइए। अब मैं ये बोलता हूं, जो सब्जेक्ट आप दे रहे हो, जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर का टेस्ट दे रहे हैं, आपने एक्स कोचिंग का लिया और वाई कोचिंग का भी टेस्ट है आपके पास में, जेड कोचिंग का भी है, तो आप तीनों को टारगेट करिए कि एक साथ कंप्लीट कर लिया, एक आध छोड़ दीजिए आगे रिवीजन के लिए, दो को टारगेट करिए कि दो को कंप्लीट कर लीजिए। तो रिवीजन करिए, बिना रिवीजन के, बिना पीआईक्यू सॉल्व किए टेस्ट मत दीजिए, पहले रिवीजन कर लीजिए, पीआईक्यू सॉल्व करिए, फिर टेस्ट दीजिए। उससे क्या होगा, आपके मार्क्स थोड़े अच्छे आएंगे, फीलिंग बेटर होगी आपकी, आगे और हिम्मत करेगा टेस्ट और देने का आपको, ये फायदा मिलेगा यहाँ पर आपको। तो शेड्यूल क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि शेड्यूल आप बना लेंगे तो आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, काफी इजी हो जाएंगी। तो पहला काम तो यही कर लीजिए कि सभी लोग, जो कि टाइम को मैनेज करना है, 4 मंथ को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, इसलिए आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए टेस्ट सीरीज को लेकर। और इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए, जितना इंपॉर्टेंस आप सब्जेक्ट कंप्लीशन में देते हैं, जितना इंपॉर्टेंस आप पीआईक्यू को देते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंस आप टेस्ट सीरीज को भी दीजिए। ठीक है, क्लियर पॉइंट। फिर उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो स्टेप है, कि आपका जो प्रोग्रेस, अपने आपके अपने अंदर के प्रोग्रेस को देखना है कि यार हर टेस्ट को देने के बाद हमारे अंदर क्या बदलाव हो रहा है। और जो भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं, प्रोग्रेसिव ऑर्डर में दीजिए, पहले इजी टेस्ट सीरीज दीजिए, फिर उसके बाद आप मतलब इजी से स्टार्ट करिए और डिफिकल्ट की तरफ मूव करिए। क्योंकि फाउंडेशन अच्छा रहेगा तो आगे चीजें धीरे धीरे आपसे क्या होंगी, बनने लगेंगी और आपको अपने अंदर प्रोग्रेस दिखेगा। ठीक है, तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, मेंटेन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है, बिल्कुल आलस नहीं करना है। आपको ये डिसाइड करना है और कि मुझे इस टाइम में टेस्ट देना है, मतलब आपको देना है। ठीक है, बिल्कुल आलस मत करिए, भले ही नंबर्स आए या नंबर ना आए। स्टार्टिंग में नंबर बेटा सबका कम आता है, सर कितना नंबर आएगा कि मैं गुड फीलिंग करूंगा, अच्छा फील करूंगा मैं। तो बच्चों यहां भी बता दूं मैं आपको, यदि आपका जो नंबर है 50% मार्क्स भी आपके टेस्ट में आ रहा है, 40% मार्क्स स्टार्टिंग में आ रहा है, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, तो भी आपके मार्क्स ठीक है। बस धीरे धीरे आगे अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो इसलिए मार्क्स पे को लेकर वेरी मत करिए, दुखी मत होइए। जितने ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 और बिल्डअप होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसलिए 1-2 टेस्ट से आपको घबराना नहीं है, मैं तो बोलता 10 टेस्ट से आपको घबराना नहीं है। 10 टेस्ट के बाद ही मार्क्स कंसिडर करिए आप। और टेस्ट जितना ज्यादा आप देंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपके सामने से गुजरते जाएंगे।
ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है, जो आपने शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल को प्रॉपरली क्या करना है, फॉलो करना है, ये यहाँ पे मेरा बोलना है। ठीक है, किसी कारण से का टेस्ट छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे उसको कवर कर लीजिए। और एक चीज और बताऊं आपको, कोशिश करिए आप धीरे धीरे जो टाइम आप बना रहे हैं टेस्ट के लिए वो उसको फिक्स कर दीजिए कि हमको 10 से 1 के बीच में टेस्ट देना है। टाइम अभी से फिक्स कर लीजिए आप। अभी तो आप शायद मॉक टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज दे रहे होंगे, तो 1 आवर का होता होगा, 45 मिनट का होता होगा, उसको फिक्स कर लीजिए। और जो छोटे टेस्ट हैं आप उसको, यदि आपका सिलेबस खत्म हो चुका है तो आप दिन भर में कम से कम 2-3 भी दे सकते हैं। यदि 1 आवर का टेस्ट है तो 2 टेस्ट आप दिन भर में दे सकते हैं। ठीक है, उससे टेस्ट देने से आपका रिवीजन भी हो जाता है, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट आपके दिमाग में आने लगता है टेस्ट देने के बाद, विजुलाइज होने लगता है, हर टॉपिक विजुलाइज होने लगता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना। तो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, सिमुलेट एग्जाम कंडीशन एनवायरनमेंट। तो बच्चों जहां पे आप बैठ के टेस्ट लिखते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करिए। ऐसा मान के चलिए आज आप फाइनल एग्जाम गेट का लेकर आए, हर एग्जाम को एज ए फाइनल लेके चलिए। तो जिस रूम में आप बैठ रहे हैं वहां का एनवायरनमेंट थोड़ा शांत होना चाहिए। ठीक है, टाइमर्स लेके बैठिए, टाइम को मेंटेन। टाइमर तो आपको ऐसे दिखता रहेगा, अपने स्क्रीन पे दिखता रहेगा। टाइमर्स टू टाइमर आपको अलग से सेपरेट लेके बैठने की जरूरत नहीं है। रफ सीट लेके बैठिए, प्रॉपर रफ सीट लेके बैठिए आप। ठीक है, प्रॉपर वे में रफ करिए आप। 1 2 3 मतलब आप एक पेज लिए तो 4 ब्लॉक्स बना लिए, 1 2 3 4। जो जो क्वेश्चन बन रहा है उसको आप बनाते रहिए। जो छूट गया है तो आपको रफ से पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके छूट गए हैं। बार बार आपको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे साहब बगल में भी आपको बोर्ड पे वहां पे दिखता रहता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके अभी छूट गए हैं, वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं। ऑनलाइन इन्वायरमेंट में सब कुछ दिखता रहता है आपको, लेकिन पेज में भी आपको दिखता रहेगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके अभी छूटे हुए हैं। ठीक है, तो उस इन्वायरमेंट को मेंटेन करिए जिस इन्वायरमेंट में गेट का एग्जाम होता है। तो जहां पे आप बैठ रहे हैं वहां पे एकदम शांत रहना चाहिए। बुक्स कॉपी लेके मत बैठे, ईमानदारी के साथ बैठिए कि आपको ये होना चाहिए कि ये एग्जाम मेरा फाइनल एग्जाम है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप उधर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिव्यू एंड एनालिसिस। टेस्ट देने के बाद ये ध्यान रखिए कि 10 मिनट आराम करने के बाद फिर से वापस टेस्ट पे आ जाइए और हर क्वेश्चन को एनालाइज करिए। जो क्वेश्चन बन गए तो उस पर उतना ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस सोल्यूशन जरूर देख लो। हो सकता है कि आपने अलग मेथड अलग प्रोसीजर यूज किया हो और वहां पे जो सोल्यूशन दिया हो अलग प्रोसीजर दिया हो। होता है कि एक एक क्वेश्चन बनाने के मल्टीपल प्रोसीजर हो सकते हैं। तो आप चेक करिए कि आपका प्रोसीजर ज्यादा बेटर है, जो टेस्ट में सोल्यूशन दिया वो ज्यादा बेटर है। उससे हो सकता है वहां पे शॉर्टकट आपको मिल जाए। तो शॉर्टकट मिल जाए तो उसको फॉलो करने की कोशिश करिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर में तुरंत, इंप्रूवमेंट के लिए कि आगे इस पोस्टर को अप्लाई करेंगे तो जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आपका पोस्टर अच्छा है तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। फिर उन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आ रहे थे लेकिन आपने गलती कर दिया था और क्यों गलती हो गई थी, ठीक है, उस पे ज्यादा फोकस करिए और उसको कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिए कि ये फ्यूचर में गलती नहीं होना चाहिए, सिली मिस्टेक जिसको बोलते हैं। तो सिली मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, ये तीनों चीजें आपकी टेस्ट सीरीज से ही क्या होंगी, कंट्रोल होंगी। तो टेस्ट सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगा। तो और उन क्वेश्चन को भी देखिए आप जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, कि आपको लगा यार ये तो मैं पढ़ा ही नहीं हूं। ठीक है, उन क्वेश्चन को भी आप देखिए, फाइंड आउट करिए। आपको जेन्युइन लग रहे हैं क्वेश्चंस, सही है, तो उनका आप सोल्यूशन देखिए प्रॉपरली, उस प्रोसेसर को नोट कर लीजिए। जो अगली बार उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उस पर अटैक कर सकिए। ये तो उसके बारे में आपने स्टडी नहीं किया हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिए। ऑनलाइन में चीजें मिल जाती हैं, या दोस्तों से भी आप क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं टॉपिक को लेकर। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिव्यू करना काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आगे बोला कि टेस्ट कीप ऑन एरर लॉग। जो आपका एरर है, जो एरर हो रहे हैं, आपके सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, उनके लिए एक आप एक्सेल फाइल बना लीजिए। उस एक्सेल फाइल के अंदर में अपना आप जो जो टेस्ट दे रहे हैं उसका शेड्यूल भी आ जाएगा। शेड्यूल के साथ में एक कॉलम बना लीजिए कितने मार्क्स आ रहे हैं,
अपने सेल्फ एनालाइज करने के लिए। और बगल में आप बना सकते हैं भाई मैंने इसमें क्या क्या मिस्टेक किया था। और जो न्यू प्रोसीजर आपको मिल रहे हैं, न्यू फॉर्मूले मिल रहे हैं, उसके लिए मैं तो बोलता हूं कि आप टेस्ट सीरीज का ना एक शॉर्ट नोट्स ही बना लीजिए। सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चलेगा, लेकिन टेस्ट सीरीज के हर पेपर का एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए आप। जो भी नई चीजें मिल रही हैं आपको, नए फॉर्मूले मिले, नए कंसेप्ट मिले, नई थ्योरी मिल रही है, उनको आप नोट कर लीजिए। तो वो भी एज ए एक सब्जेक्ट हो जाएगा टेस्ट सीरीज आपके लिए, और बहुत हेल्प करेगा, बहुत इंप्रूव करेगा आपको। एक भी फायदा आपके लिए है, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया, जैसे जैसे आप टेस्ट को देंगे, आपका टाइम भी आपको क्या होगा, मैनेज होते हुए दिखेगा। कैसे सर? देखो भाई, कोई भी काम हम लोग करते पहली बात तो स्लो रहते हैं। जैसे हमें मान लो कहीं घूमने जाना है और रास्ता हमें पता नहीं है, तो जाते समय हम लोग धीरे धीरे जाते हैं, लेकिन आते समय थोड़ा फास्ट आते हैं, क्योंकि हम रास्ते से क्या हो जाते हैं, मतलब हमको रास्ते के बारे में डिटेल्स मालूम हो जाता है कि यहाँ का रास्ता कैसा है। लेकिन जब उसी जगह पे आप दोबारा जाते हैं, तिबारा जाते हैं, तो आपको कोई डर नहीं रहता, क्योंकि रास्ता फुली आपको क्या है, क्लियर है। सिमिलरली टेस्ट सीरीज भी है। फर्स्ट टाइम आप टेस्ट देंगे ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा आप डर ही रहेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी, जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम धीरे धीरे रिड्यूस होगा। अब मैं यहाँ पे अपने बच्चों को ये बोलता हूँ, यार यदि आपका टेस्ट यहाँ पर जैसे आपने मॉक टेस्ट उठाया है 3 घंटे का है, तो हमेशा ट्राई करो कि 2.5 घंटे में वो बन जाए टेस्ट। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट ले रहे हैं, उसमें 12 मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट होगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट रिपीटेड रहते हैं, तो ऑलरेडी आपने उसको कहीं ना कहीं देखा हुआ है। ठीक है, तो ट्राई करो कि 2.5 घंटे के अंदर में, 230 आवर्स के अंदर में आपका सारा पेपर कंप्लीट हो जाए। हमेशा ट्राई करो। 1 घंटे का पेपर है तो 45 मिनट में बन जाए, वो 15 मिनट आपके पास सेव हो। लेकिन जब गेट में आप जाओगे तो वहां पे सारे क्वेश्चंस न्यू होंगे, सारे क्वेश्चन न्यू होंगे, तो वहां पे आपको प्रॉपर वे में टाइम देना पड़ेगा। वहां पे 3 आवर भी अपने को कम पड़ जाते हैं। तो यहाँ के जो टेस्ट है, जो टेस्ट सीरीज आपने लिया हुआ है, ठीक है, वहां के जो टेस्ट है आपके, उनको ट्राई करना आपको कि कम से कम आधे घंटे पहले आपसे बन जाए। 3 आवर का पेपर है तो हमारे, हम यहाँ पे देखते थे ऑफलाइन कम टेस्ट लेते रहते थे पहले। ठीक है, तो हमने देखता देखता था मैं कि जो अच्छे बच्चे रहते थे, 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेते थे। लास्ट लास्ट में, स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में तो सबको ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन जैसे जैसे रम जाते थे नाउ टेस्ट में, सारे क्वेश्चन को रिपीट दिखते थे यार। कि अभी अभी भी मेरे पास 1-2 बच्चे ऐसे फोन करते हैं, सर सारे क्वेश्चन तो रिपीट दिख रहे हैं टेस्ट सीरीज में, कोई भी टेस्ट देखो सारे क्वेश्चन एक दूसरे के रिपीट दिख रहे हैं, मतलब कंसेप्ट रिपीट दिख रहे हैं। तो इस समय के बाद यदि आप जब ज्यादा टेस्ट दोगे तो आपको खुद ही फील होगा, और ये फीलिंग अच्छी फीलिंग है, ये खराब फीलिंग नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको रिपीट दिख रहे हैं, देखे हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब आपका कंसेप्ट काफी क्लियर हो चुका है, और आप अच्छा रैंक लाने के मतलब स्थिति में आ चुके हैं। आप एक अच्छा रैंक आप ला सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टेस्ट से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, और इसलिए टेस्ट को अवॉइड नहीं करना है। नेक्स्ट है लर्न फ्रॉम मिस्टेक। कि जो मिस्टेक कर रहे हैं उससे आपको मालूम है, उससे आपको लर्न करना है कि ये सारी गलती आगे हमें फ्यूचर में नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट पर, क्या किस एरिया में मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आप जब पेपर देंगे, टेस्ट देंगे, तो बहुत सारे आपको पॉइंट्स दिखेंगे, अपने वीक पॉइंट्स दिखेंगे। किस एरिया में आप ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, किस एरिया में आप बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, या हम कैलकुलेशन में गलती कर जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ रीजन रहता है, ठीक है, मिस्टेक के पीछे, उसको आपको एनालाइज करना है। यदि आपका एरिया वीक है, तो उस एरिया को एक बार आप ऑनलाइन, या स्टूडेंट जो आपके दोस्त लोग हैं उनके बीच में बैठ के, और वैसे आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन में मिल जाता है, तो आप बुक से, स्टैंडर्ड बुक से, यदि आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है ऑनलाइन में भी जाने से, तो स्टैंडर्ड बुक से आप रेफर कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है, वहां से रेफर कर लीजिए आप। और अपने एरिया को थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, और टाइम है अभी 4 महीने का रिसर्च करने का। वो एरिया आपका मजबूत हो जाएगा, आगे आपको फिर मिस्टेक नहीं होगी, उससे आप बच जाएंगे। नंबर्स भी आपके थोड़े अच्छे आने लगेंगे, एक बेनिफिट होगा, एक एडवांटेज होगा। तो बिग पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है, और वो एक ही रीजन रहता है कि हमारे मिस्टेक होने का, कि हमारा कंसेप्ट कहीं ना कहीं हिला हुआ है। उस कंसेप्ट को सही करना है यहाँ पर है। ठीक है, टेस्ट देने के बाद री रीटेक टेस्ट, रीटेक का मतलब है आपको टेस्ट को वापस, जब एक बार आपने दे दिया है, लेकिन आपके पास ऐसा रहता है ना, आज यार कुछ मन नहीं कर रहा, क्या करूं, तो पुराने टेस्ट आप फिर से एक बार रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से
देख सकते हैं कि क्या क्या आया था, या जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है उसको आप रेफर कर लीजिए, कि फिर से आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी, और बहुत ही बेनिफिट होगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ये है पीयर डिस्कशन। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने देखा है कि यार कि हमारे पास भी जो बच्चे आते हैं ग्रुप में आते हैं, वो 4-5 लोगों का ग्रुप रहेगा, 3 लोगों का ग्रुप रहेगा, 2 लोगों का ग्रुप रहता है, जिनसे फ्रिक्वेंसी मैच होती है वो ग्रुप में आ जाते हैं। और वो लोग हमेशा जो भी टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद इमिडिएटली क्या करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि यार ये क्वेश्चन बना, ये नहीं बना, इतने मार्क्स आ रहे हैं। उससे बहुत फायदा होता है, बहुत बेनिफिट होता है। मैंने तो पूरे ग्रुप को सक्सेस होते हुए देखा है, और हर साल देखता हूँ वो पूरा का पूरा ग्रुप ही आईआईटी पहुंच जाता है, क्योंकि उनके बीच में इतना अच्छा कम्युनिकेशन रहता है, चीजों को लेकर एक दूसरे को मोटिवेट करना। एक नहीं दे रहा है टेस्ट तो उसको डांटना, भाई चल टेस्ट देते हैं, बहुत हो गया। तो एक दूसरे को मोटिवेट कर ले जाते हैं, तो एक दूसरे को हेल्प कर देते हैं, तो रास्ता थोड़ा सा और इजी हो जाता है। जो कल से मुझे नहीं आ रहा, मैंने उसको बता दिया, उसको नहीं आ रहा, वो मुझे बता दिया। ये मैं जो बार बार गलतियां कर रहा हूँ, सामने वाले ने टोक दिया, अच्छा कोई टोक देता है ना, तो गलती भी हम दोबारा नहीं करते हैं। ठीक है। तो ऐसे हमको बहुत फायदा होता है। यदि आपका ग्रुप बनता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। यदि ग्रुप नहीं है आपके पास तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं मेरे पास में, जो खुद ही सेल्फ प्रिपरेशन करके, मेहनत करके और टेस्ट देके अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर लिए हैं। तो ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन ग्रुप है तो अच्छी बात है, एक दूसरे को मोटिवेट करने में बहुत ही हेल्प करता है। नहीं है तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उससे अच्छा मोटिवेशन मैं अपनी लाइफ में किसी को नहीं मानता हूँ। सेल्फ मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने आप को खुद मोटिवेट करिए और चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, ऑटोमेटिक लाइफ में आप सक्सेस हो जाएंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रैक प्रोग्रेस, वो तो पहले ही बता दिया कि आपको अपना प्रोग्रेस ट्रैक करना है, मतलब आपको एक्सेल में लिखते जाना है कि पहले मेरे मार्क्स क्या आ रहे थे, अब मेरे मार्क्स क्या आ रहे हैं। तो बच्चों ये मैं बता दूं कि यदि आपका मार्क्स कंसिस्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरा मार्क्स ना 50% ही आ रहा है, उससे ज्यादा नहीं आ रहा, या 100 का टेस्ट दे रहा हूँ 55 ही मार्क्स आ रहा है। यदि आपका मार्क्स कंसिस्टेंट है, पेपर किसी भी लेवल का है, पेपर टफ आए, इजी आए, मिडिल लेवल का है, ठीक है, किसी भी टाइप का टेस्ट हो, यदि आपका मार्क्स कंसिस्टेंट है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ रहा है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया भाई कि गेट का पेपर कैसा भी आएगा उतना मार्क्स आप ला ही लोगे। जनरली मैंने देखा है कि ये बच्चे लोग गेट में जाके अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। हमारे पास भी ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं पुराने स्टूडेंट को याद करूं कि उनका मार्क्स कभी भी 55-60 से ऊपर आया ही नहीं, लेकिन जब गेट का एग्जाम देने गए तो उस दिन उनका मार्क्स 65-70 मार्क्स तक चले गए वो, और एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया, 145 रैंक लेके आए लोग। ठीक है, इसलिए घबराइए मत, कोशिश करिए कि आपको ये ट्राई करना है, टेस्ट कहीं का हो, किसी भी दुनिया का हो, ठीक है, किसी भी कोचिंग का हो, मार्क्स आपके क्या होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। मतलब जितना मार्क्स आप ला रहे हैं उससे ज्यादा है या उतना तक रहे एटलीस्ट। बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि एक में 10 आ गया 100 में, और एक में तुम्हारा 80 चला गया, फिर आपने दिया 50 आ गया, फिर दूसरे दिन का 5 नंबर आ गया। ऐसा हो रहा है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो रहा है, आप एक मिनिमम मार्क्स के ऊपर ला ही पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोलता हूँ यदि आप 55 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं, मतलब ठीक है, बस इम्प्रूव के जो चांसेस हैं उसको आप इंप्रूव करते रहिए। 101% आपका रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा। डरने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मार्क्स कितने भी आ रहे हैं बिल्कुल मत डरो। 30 मार्क्स 40 मार्क्स भी आ तो भी मत डरो, टेस्ट देते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि गेट के बाद भी एग्जाम्स होते हैं। वैसे हमें गेट पे अच्छा परफॉर्म करना है, आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनमें आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इस साल मैंने देखा हमारे पास में ही, देखो अभी इस साल में अपना देखो कितने बच्चे एडमिशन लिए हैं एमटेक के अंदर में, 120+ स्टूडेंट गए हैं। भिलाई से ही हमारे पास 50 स्टूडेंट है जो एमटेक करने के लिए, शंकरा बीआईटी से 25 है, रूंगटा कॉलेज से भी हमने देखा वहां पर, तो वहां से भी 4-5 बच्चे जो एमटेक करने के लिए गए हैं। इवन बाहर कितने सारे बच्चों ने ऑनलाइन में ज्वाइन किया था गेट में। जितने लोग लास्ट तक लगे रहे, टेस्ट देते गए, आज वो सभी अच्छे कॉलेज के अंदर में पहुंच चुके हैं। ठीक है। और प्लेसमेंट शानदार है, जानदार है, क्योंकि जो लोग अभी ये बोल रहे हैं यार जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं है, मैं आपको बताऊं, मेरे पास जो लोग पुराने बच्चे पढ़े थे जो 2022 में गए थे एमटेक करने के लिए, अब उनका प्लेसमेंट कॉलेज के अंदर में लग रहा है। ट्रिपल आईटी में लग रहा है, बिट्स में लग रहा है। अभी आईआईटी का प्लेसमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आईआईटी का प्लेसमेंट आपका दिसंबर में रहता है। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ, ट्रिपल आईटी दिल्ली का देख पा रहा हूँ, किसी का जॉब जो है 20 लाख से नीचे नहीं लग रहा है।
ठीक, अच्छी अच्छी जॉब लगी। डबल ई का, ट्रिपल ई का बच्चा था, बीआईटी का, 22 में बिट्स में गया, उसकी भी जॉब 40 लाख के आसपास लगी है। तो मतलब मैं जितने लोग देख पा रहा हूँ, सब लोग 20 25 30 लाख की जॉब लगा रहे हैं। थोड़ा लेट लग रहा है लेकिन लग रहा है। तो इसलिए बेटर है, मोटिवेट रहिए। मार्केट में क्या रहा हो रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। बस आपका जो टारगेट है कि एक अच्छा रैंक लाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को प्रॉपरली कंप्लीट करना है, पीआईक्यू को सॉल्व करना है। 70 80% भी आप सॉल्व कर ले रहे हैं पीआईक्यू तो भी ठीक है। 100% कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो भी डरिए मत। जितना आप मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं, टाइम को खराब किए बिना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेस्ट अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, टेस्ट दीजिए और ट्राई करिए कि नवंबर के लास्ट तक आप जो है अपने टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मिक्स टेस्ट लगभग खत्म करने की कोशिश करिए, जिससे आगे आप, क्योंकि आप नवंबर लास्ट बोलोगे तो 10 दिसंबर तक आप चले ही जाओगे। वो होता ही है यार, कि हम सोचते हैं कि 2 घंटे में कर लेंगे, लेकिन कभी कभी हमको 3 घंटे लग जाते हैं उस चीज को करने में। ठीक है, इसलिए मैं नवंबर लास्ट बोल रहा हूँ। उसके बाद आप मॉक में घुस जाइए, जैसे कि 20 25 मॉक टेस्ट आप अच्छे से दे सके, उससे ज्यादा भी दे सके आप। ठीक है, तो इसलिए करिए और देते रहिए, घबराइए नहीं, कॉन्फिडेंस रहिए। जो कि मैंने लास्ट ईयर भी देखा हूँ, बहुत सारे बच्चे से बोलते हैं सर कितने मॉक देने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई वो पैमाना नहीं है सक्सेस का, इतना ही मॉक दोगे तो ही सक्सेस होगे, जितना आप दे सकते हो प्रॉपरली दीजिए, माइंड को कूल करके दीजिए। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी देखा, मनीष अग्रवाल राजस्थान से थे हमारे पास, टेक्सास में जॉब करते थे। उसने सिर्फ 10 मॉक टेस्ट लिखा था और उसकी रैंक 284 है। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 50 50 या उससे ऊपर भी लिखा था, 35 मॉक टेस्ट भी लिखा था, उनका भी अच्छा रैंक आया है। ठीक है, तो टेस्ट प्रॉपरली दीजिए, लगे रहिए लास्ट तक, डरिए मत, कॉन्फिडेंट रहिए। 101% आप लाइफ में बहुत अच्छी जगह पहुंचेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।